Hello and welcome to Magna Carta lecture number 13. This is for the mains 2025. My name is Atish Mathur. अब हमने जुडिशरी के फंक्शनिंग वाले लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े एंड आई हैव केप्ट टू टॉपिक्स विच मे नॉट सीम वेरी रिलेटेड, बट अगर आपने वो जुडिशियल स्ट्रक्चरिंग वाले पूरी टेबल और डायग्राम सीखा होगा तो हम अभी भी एक वी वांट टू कम बैक टू द फॉर्मल or the institutional mechanism of making judiciary or judicial services or the legal system better. तो आज हम जुडिशरी के दो फाइनल टॉपिक्स खत्म करेंगे. These two topics are one, tribunals, and second is ग्राम न्यायालय. अब ये दोनों करने के क्या रीजंस है मैं आपको बता देता हूं. ट्राइब्यूनल्स लास्ट ईयर पूछा है in the context of Lok Adalat versus administrative tribunals who has criminal jurisdiction and to what extent. तो अब यहां पे हो सकता है रेपिटेशन है तो दोबारा क्यों पूछेंगे. रेपिटेशन को एक बार क्रॉस चेक करने के लिए हम हमेशा ये भी देखते हैं कि क्या कभी बैक टू बैक कुछ रिपीट हुआ है. 2018 और 2019 में बैक टू बैक ट्राइब्यूनल्स के क्वेश्चंस रिपीट हुए. 2018 में there was a larger question on do tribunals curtail the jurisdiction of ordinary courts, and second was 2019 was a very precise question because of some judgments of the CAT. So the Central Administrative Tribunal has been acting as an independent judicial authority. So comment on the same. तो इस context में 2024 में ट्राइब्यूनल पूछा है तो उसकी कोई गारंटी नहीं कि 2025 में नहीं पूछेंगे. दूसरा, the National Green Tribunal, as I have been telling you, was established in 2010 and therefore it is in its anniversary year, and the Supreme Court has given some very strict judgments on post environmental clearances as far as NGT is concerned. तो इन दोनों चीजों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए इतना रिस्क हम नहीं ले सकते. दूसरा, the one aspect that has not been done, जो अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा है, इस ग्राम न्यायालय. तो जब तक नहीं पूछेंगे तब तक हमें हर साल अच्छे से पढ़ाई करनी है. Now let's just contextualize a few things जो हमने पहले भी थोड़ी सी डिस्कस करी थी. We'd understood कि भाई एक ऑफिशियल, एक फॉर्मल, एक इंस्टीट्यूशनल लाइन है. So we have the Supreme Court, we have the High Court, we have the subordinate judiciary, and we understood that the Supreme Court and the High Courts are collectively called the higher judiciary. They are constitutional courts and therefore they have the powers of judicial review, जिसको वो थोड़ा सा PIL की वजह से, थोड़ा सा जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से और जुडिशियल लेजिस्लेशन की वजह से चीज़ें थोड़ी सी एक्सपैंड होती हैं. और हमको ये भी समझ में आया कि पूरे के पूरे जुडिशियल सिस्टम में हमारी CDC वाली प्रॉब्लम है, विच इज कॉस्ट, डिले एंड कॉम्प्लेक्सिटी. अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने कहा कि चलो जुडिशियल सिस्टम से थोड़ा बाहर चलते हैं, रिकग्नाइज करते हैं लेकिन थोड़ा सा इनफॉर्मल करते हैं. सो वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ ADR, और ADR में हमने आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन समझ में आया. लोक अदालत ऑल्सो इज अ फॉर्म ऑफ ADR ओनली. लेकिन अभी भी दो प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व नहीं हुई है. कॉम्प्लेक्सिटी हमने समझा था इज टू डिमेंशनल. पहला, द कोर्ट प्रोसीजर्स आर कॉम्प्लेक्स. दूसरा, द लॉ इज ऑल्सो गेटिंग कॉम्प्लेक्स. तो इसके लिए हमने समझा कि कुछ स्पेशलाइज्ड क्वाज़ी जुडिशियल बॉडीज बनाई जाए जो इन सब चीज़ों का ध्यान रख सकें. अब इनकी प्लेसमेंट की प्रॉब्लम होगी, इनकी कंपोजिशन की प्रॉब्लम होगी, इनकी हायरार्की की प्रॉब्लम होगी, इनकी जजमेंट्स की स्टेटस की प्रॉब्लम होगी. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि भाई बर्डन है, स्पेशलाइजेशन आप देना चाह रहे हैं तो आप इससे ट्राइब्यूनल बनाने से क्या डिले कम हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या आप ट्रूली स्पेशलाइज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो. और सबऑर्डिनेट जुडिशरी को एकदम ग्रास रूट तक लेके जाने के लिए वी रिक्वायर ग्राम न्यायालय, which is basically an indigenous system which is inspired from gram courts in the country, and this is basically a mobile court जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे. But the idea is we should start with tribunals, then take it to NGT as we would. ठीक है, तो शुरू करते हैं.
You can refer to MCM means concise note number 33 and we'll start from there. तो इसको हम कैसे करेंगे? आपको याद होगा when we have discussed पार्लियामेंट्री कमिटीज तो हमने कुछ जनरल पॉइंट्स बनाए हैं. हमने जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स पढ़ा है तो हमने कुछ जनरल पॉइंट्स बनाए हैं. एंड देन वी हैव डन सर्टेन स्पेशलाइजेशंस. तो क्वेश्चन में हमको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है कि ओवरऑल हमारे पास ट्राइब्यूनल्स का, ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस का एक लार्जर फ्रेमवर्क होना चाहिए. एंड ओवर एंड अबव दिस उसमें एनजीटी के क्या स्पेसिफिक शॉर्टकमिंग्स हैं, सक्सेसेस हैं, क्या पोटेंशियल है, वो हम अलग से उसमें ऐड कर देंगे ताकि बोथ एंड्स टू द स्पेक्ट्रम आर सॉर्टेड. ठीक है. अब इंट्रोडक्शन में मैंने क्या दिया है? इंट्रोडक्शन मैंने आपको दो चीजें दी हैं, एक डेफिनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन और दूसरा प्रोविजन बेस्ड इंट्रोडक्शन. डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया, बहुत ध्यान से देखिए. ट्राइब्यूनल्स आर जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस established by law intended to provide specialized and faster adjudication on certain matters. ये लॉ कमीशन 2017 में अपनी रिपोर्ट में खुद कहती है. तो हमारे टू बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है जिनको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं. पहला कॉम्प्लेक्सिटी प्रॉब्लम, सो देयरफॉर समथिंग स्पेशलाइज्ड, एंड दूसरा द डिले प्रॉब्लम, सो देयरफॉर समथिंग फास्टर. इसका प्रोविजनल कॉन्टेक्स्ट क्या है कि इन द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 we inserted articles 323A and articles 323B which allowed for the tribunal system to be recognized. अब फर्क क्या है ये आपको आता भी होगा. 323A is for administrative tribunals which can only be set up by law by the parliament, and 323 gives you a list of tribunals, and that list is not exhaustive, that can be set up by both the parliament and the state legislatures by law. अब क्योंकि बहुत लड़ाई रही है ट्राइब्यूनलाइजेशन को लेके, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स में स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो इसका मतलब हमारे पास जुडिशियल मेंबर्स भी होंगे और टेक्निकल मेंबर्स भी होंगे. तो कौन किसकी सुपीरियोरिटी होगी, कौन ओवरऑल गवर्न करेगा, इज दिस मोर जुडिशियल देन अ टेक्निकल बॉडी और मोर टेक्निकल देन अ जुडिशियल बॉडी. कई बार ये भी हुआ है कि थ्रू द फाइनेंस एक्ट, जो एक बजट के साथ एक हम लेजिस्लेशन पास करते हैं, द गवर्नमेंट हैज नोटोरियसली merged a lot of tribunals, cancelled a lot of tribunals, like the cinematograph tribunal जो पहले होता था अंडर द सिनेमाटोग्राफ एक्ट, कि आपको अगर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने कोई फिल्म सर्टिफिकेशन दिया, आपको ठीक नहीं लग रहा है, तो आप ट्राइब्यूनल जा सकते हैं और उसके बाद कहाँ जाना है. फिर ये भी इशू रहे कि भाई कौन सा ट्राइब्यूनल का जजमेंट अपील पे हाई कोर्ट जाएगा, कौन सा सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा. क्या आप इससे हाई कोर्ट्स की पावर कम कर रहे हैं? अगर आप इससे हाई कोर्ट्स की पावर कम कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर फंडामेंटली ऑल्टरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी. सो इट देयरफॉर ऑल्सो लिंक्स टू द लार्जर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन. इट ऑल्सो लिंक्स टू द लार्जर इशू ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस, सो टू स्पीक. खैर, मैंने आपको 3 फिगर्स बहुत क्लियरली दे रखे हैं. पहला फिगर है द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन ट्राइब्यूनल सिस्टम. दूसरा फिगर है द फ्रेमवर्क कम करते कैसे, क्यों करते, और तीसरा इसके क्या बेनिफिट्स हैं. तो स्ट्रक्चर ये है कि हमने अपने ट्राइब्यूनल्स को 2 जगह पे इस्टेब्लिश किया है. कैसे इस्टेब्लिश किया है? पहला, आइदर ट्राइब्यूनल्स आर parallel to the district courts or somewhere between district and high courts, so their cases can go on appeal to the high court, or tribunals are equivalent to the high court and their cases on appeal can go to the supreme court. So if you are a parallel court to the high court, then are you a de facto high court? Because if you are a de facto high court, can you do what the high court can do? Then do you also have suo motu powers? Do you also get to decide on constitutionality of matters? Do you also get to interpret? तो ये सारे बहुत ओपन एंडेड लीगल क्वेश्चंस हो जाते हैं. क्योंकि अगर ऐसा है और ट्राइब्यूनल्स को गवर्न करने के लिए एक ऑर्डिनरी लॉ है जो इसकी पावर्स को कर्टेल कर सकता है और इसमें टेक्निकल मेंबर्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा. सो दैट इज व्हाई देयर इज अ लॉट मोर देन व्हाट मीट्स द आई एज फार एज ट्राइब्यूनल्स आर कंसर्न. नाउ
What is the larger framework of the Indian tribunal system? So 323 and 323AB were set up in 1976 through a constitutional amendment. Now 323A, as I told you, empowers the parliament to establish administrative tribunals. 323B allows the parliament and the state legislatures to establish tribunals for various matters. वैसे देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि 323A और B के पहले इंडिया में ट्राइब्यूनल्स नहीं थे. इनफैक्ट वन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट ट्राइब्यूनल्स, इफ मेमोरी सर्व्स मी करेक्ट, इज आई थिंक द इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल. एंड अगर आप इसमें थोड़ा सा वैल्यू ऐड और करना चाहो, दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस of the Swaran Singh committee, the same committee which recommended the inclusion of fundamental duties. The same committee, and it is because of which the 42nd Amendment 1976 was brought to fruition. Ab, these articles therefore give powers to the parliament or the state legislatures to therefore enact certain laws, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स एक्ट, एनजीटी एक्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सिनेमाटोग्राफ एक्ट मैंने आपको बताया, इनकम टैक्स एक्ट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. वो लॉज इन ट्राइब्यूनल्स की जुरिस्डिक्शन, पावर्स, ये सब बताएगी, और उसके बाद कहां पे कितना अपील हो सकता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. नाउ द फर्स्ट एंड द प्राइमरी क्वेश्चन दैट वी हैव बिफोर अस इज, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? What is the primary reason? What are the basic advantages that tribunals really bring to the table? देखो, जब हम ट्राइब्यूनल्स की बात करते हैं, एंड वेरी सिंपली एंड वेरी क्लियरली, जब भी हम ट्राइब्यूनल्स की बात करते हैं, वी आर इसेंशली लुकिंग एट 5 एस्पेक्ट्स. फर्स्ट, रिड्यूसिंग जुडिशियल बैकलॉग. दिस इज लाइक अ रैशनल. तो बाद में इसी पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि भाई जुडिशियल बैकलॉग खत्म हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आप आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल का बैकलॉग देखेंगे तो बोलेंगे यार इससे अच्छा तो नॉर्मली कर लेते. जैसे हम बोल रहे हैं दैट आर आर्बिट्रेशन मैकेनिज्म्स हैव बिकम कोर्ट्स 2.0 बिकॉज दे आर नियरली एज एक्सपेंसिव, दे आर नियरली एज कॉम्प्लेक्स, एंड दे नियरली आर एज टाइम कंज्यूमिंग एज ऑर्डिनरी कोर्ट्स. सो व्हाट डिफरेंस हैव यू रियली मेड? सो it's like the same thing as anti-defection. You came up with anti-defection law to curb political opportunism, but have you? You have come up with a limit on the number of ministers so that there is lesser political opportunism. But on the other hand, why do you have office of profit also? So, matlab, there are a lot of hypocritical milestones in our country where policies have backfired. And we have to be very rational and very, very objective about it. Because anti-defection law has not worked. It has not worked to achieve what it had to. आपने अगर वो सेक्शनल टेस्ट किया हो तो मैंने वो क्वेश्चन इसलिए बना के दिया था. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट. द फर्स्ट एंड द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ ट्राइब्यूनल इज टू रिड्यूस जुडिशियल बैकलॉग. मैं इसमें आपको थोड़ा सा आगे डेटा सेट भी दूंगा. सी, ट्राइब्यूनल्स आर सपोज टू हेल्प रिड्यूस द केसलोड ऑफ रेगुलर कोर्ट्स. एंड हाउ डू यू डू दिस? क्योंकि केसेस टेक्निकल होते जा रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है, टैक्सेशन है, फिल्म के इश्यूज को लेके था, आर्म फोर्सेस के इश्यूज को लेके था. नाउ टेक्निकल केसेस विल टेक मोर टाइम बिकॉज जजेस विल आल्सो रिक्वायर मोर टाइम टू स्टडी द मैटर. द पार्टीज विल आल्सो रिक्वायर मोर टाइम टू आर्ग्यू न्यूएंसेस ऑफ द केस. एंड you already have a delayed pendency mechanism in the courts. So specialized cases or complex cases will tend to take more time than ordinary cases. And ordinary cases are already taking a lot of time. So that is why he wanted to create a mechanism which is almost as parallel as it could be, so that you could therefore deliver in at least relatively speedier justice. So that is the idea. The second aspect is specialization. The nuance of the law every day is growing. आज से 20-25 साल पहले अगर आप कहते कि आपको एक इन्वायरमेंटल लॉयर बनना है, आपको एक स्पोर्ट्स लॉयर बनना है, आपको एक एआई लॉयर बनना है, आपको एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कॉपीराइट्स लॉयर बनना है, people would have looked at you in amazement thinking what is wrong with you. But today the law has specialized, and the law will continue to specialize because of technology, because of globalization, because of increase in trade and commerce, because of diversity of human action. So our courts and our judges are generally trained on a very generalist principle, which is also one of the reasons why there is a good chance that our judges might not also be aware of the law as much.
which is also one of the reasons why back in the day we used to have a chief justice called Justice Kapadia, who introduced the practice of subject specific benches in the Supreme Court, कि ये दो जजेस हैं जिनके पास टैक्सेशन के मैटर्स जाएंगे. आज भी हमारे पास we generally tend to do subject specific judges also, because there could be some degree of specialization of a judge, especially in a constitutional court. तो taxation, service, environment, especially in service matters. अब service matters requires you to have a great knowledge or a great hold over administrative law. And administrative law is a very, very abstract law to begin with. The story just starts with delegated legislation. But administrative law also deals with how much can the courts get into, deciphering the actions of the administration or the executive. Because वहाँ separation of powers की बहुत पतली line है, that you're walking on very, very thin ice. So it's a very specialized branch of law. And that is why people who have that kind of expertise would be able to attend to those cases. अब जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है हमारी दिल्ली में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स भी हैं, कुछ ऑलमोस्ट एवरी स्टेट हैज वन. तो उसमें जज तो हैं, एंड द नॉन जुडिशियल मेंबर और द टेक्निकल मेंबर is a retired bureaucrat, is a retired, most likely a retired administrative services officer. Why is that the case? That is the case because, or a administrative services officer. Why is that the case? That is the case because the administrative officer would bring decades of experience in handling administrative affairs, while the judge will bring in decades of experience handling larger principles of natural justice. So this combination, if done well, can make wonders. Does it is another question. 3, it helps you with speedy resolution. Now, constitutional courts are also defined by very, very categorical realms of procedure. बिल्कुल परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन वाली बात है. जो हम एडीआर में करना चाह रहे हैं, जो हम आर्बिट्रेशन में करना चाह रहे हैं, जो हम मीडिएशन में करना चाह रहे हैं, लोक अदालत में करना चाह रहे हैं, कि भाई थोड़ा सा अगर हो सके तो प्रोसीजर रिलैक्स कर लो. तभी हम कई बार कहते हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एक तरफ लोक अदालत, ट्राइब्यूनल कहीं मिड पॉइंट पे आता है. इनफैक्ट इफ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, एंड आई थिंक आई डन दिस लास्ट ईयर इन द मेंस, सो इफ यू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, you will have your Supreme Court, High Court here, you will have your Lok Adalat here in terms of formality, you will have your tribunal somewhere here, you will have your Gram Nyayalay somewhere here, and you would have your ADR mechanisms somewhere here. This, and to support all of this, you have a legal aid framework powered by NALSA, State Legal Services Authority, District Services Authority, the Supreme Court Legal Services Committee, the High Court and the District Court Legal Services Committee, and so on and so forth. So the idea is, at the end of the day, you're looking at some degree of speedy resolution. Why? Because you have specialization. You're not bound by procedure, which is bound by time. And therefore, in a lot of these cases, time is impactful. I'll give you a simple example. Service matters में हम कई बार देखते हैं कि when, for example, a lot of times when we have issues with, how cadre allocation was allocated, या कभी certificate का issue रहा है, या कभी degree का issue रहा है, unless we've gotten relief from the Supreme Court or the High Court, we will try to approach the CAT with a time-bound direction from the constitutional courts. Now the idea is, अगर वो टाइम से जजमेंट नहीं मिला और वैकेंसीज भर गई, गेजेट निकल गया, रिजल्ट खत्म हो गया, तो मैटर इनफ्रक्शस हो गया ना, बात ही खत्म हो गई. इट इज लाइक सेइंग, अगर स्पीकर टाइम पर डिसाइड नहीं करता है एंटी डिफेक्शन, 5 साल निकल जाते हैं, लोकसभा खत्म हो जाती है, तो पुरानी लोकसभा तो बात तो खत्म ही होगी ना, उन्होंने वहां एंटी डिफेक्शन किया था. अब नई लोकसभा में अगर वही एमपी दोबारा इलेक्ट होके आ रहे हैं, तो पुराने लोकसभा के पाप नई लोकसभा में तो नहीं मिलेंगे ना. So that is why there's a lot of time sensitivity also involved in a lot of complex cases, whether it's commercially also when you're looking at taxation disputes and a lot of other aspects. Then you also have the issue of accessibility. Now what generally happens with accessibility is that tribunals are supposed to be more in number and more geographically widespread. Therefore, accessing them
इज रिलेटिवली इजियर। स्टेट में होगा तो एक ही हाई कोर्ट ना, या मैक्सिमम एक बेंच और हो जाएगी। देश में अभी तो एक ही सुप्रीम कोर्ट है ना, अनलेस यू कम अप विद द होल आइडिया ऑफ रीजनल सुप्रीम कोर्ट्स एंड अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, दैट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम. So it makes it more accessible as a larger idea. Then you have the issue of efficiency. Now efficiency is the idea wherein आप अगर एक टाइम बाउंड मैनर में कॉम्प्लेक्स केसेस थर 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 करके अगर आप सॉल्व करते जाते हैं, द लॉ ऑल्सो इवॉल्व्स एट अ फास्टर स्पेस. The law also evolves in a faster mechanism, which eventually will reward you more than anything else will. Because the courts also play a role in the evolution of the law. If you go back to your parent jurisprudence, there are three sources of law: customs recognized by law, legislation, and judicial precedent. So they will have judicial precedent value. This is why it becomes very, very important. Now, what are your primary concerns with respect to tribunals? क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है? Where are the problems? See, tribunals fundamentally suffer from 6 issues. First is lack of independence. अब lack of independence का क्या मतलब है? Lack of independence का मतलब ये है कि आपका जो appointment process है उसमें judiciary या executive, who has the final say, and the jurisprudence around it, the cases around it have largely been about this कि हम डिसाइड करेंगे इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए, इतना रिटायरमेंट एज होना चाहिए, इनको पहले रिटायर करो, इनको बाद में रिटायर करो, 10 तरह की चीजें. एंड देयरफॉर अगर ट्राइब्यूनल्स में टेक्निकल मेंबर्स विल हैव almost an equal say, if not more than judicial members, then the independence of the judicial body would be questioned, because half the time you would be dealing with the government as a party. If the government is a party, then a member of the government or somebody who has been a member of the government cannot be sitting on the adjudication bench. So there's a genuine problem of independence. Secondly, the issue is of inconsistent functioning. See, tribunals are established under very specific laws. Now, each law will have its own governing procedure, and the judges or the judicial members or the technical members of the tribunal would want to conduct their proceedings in a certain way. अब फॉर एग्जाम्पल आप एनजीटी की कागजी कार्रवाई देख लो, आप इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल की कागजी कार्रवाई देख लो, आप कस्टम्स की कागजी कार्रवाई देख लो, आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की कागजी कार्रवाई देख लो, और आप आर्म्ड फोर्सेस की कागजी कार्रवाई देख लो. जमीन आसमान का फर्क है. So it's not as if all tribunals are functioning on the same level of a procedural universe, because the laws empower you to have different procedures, different jurisdictional capabilities, different appellate provisions for each kind of tribunal that you want to set up. As a result of which you have to be aware of it. ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी प्रोसीजर नहीं है. It is relatively more relaxed, because at the end of the day you are still a part of the formal legal system. Third is infrastructure and resources. Now the problem with infrastructure and resources is all of this has to be funded by the government. If the government is unhappy with the composition of the tribunal, either they will repeal the statute or they will starve the tribunal with resources. And I don't want to sound like a bickering person here, but this is a genuine concern. Tribunals don't generate revenue enough internally to fund themselves. So the expenses of the constitutional courts are earmarked in the Consolidated Fund of India. The expenses of the tribunals are dependent on state will. So either the state will will repeal the tribunal entirely by taking down the law, or they will start making changes to the statutes and dilute their independence, or they will start cutting off funding. Either ways, you are aggressively trying to cut the vein of the tribunal, as the case might be. Fourth is the issue of judicial oversight and processes. Now, what is the issue with judicial oversight and processes? See, what happens is, if you have a mechanism to reach the court, जैसे लोक अदालत में नहीं है, एक बार केस लोक अदालत को रेफर हो गया या दो पार्टीज वॉलंटरीली एग्री करती हैं कि हम लोक अदालत जाएंगे, तो वो बात खत्म हो जाती है.
which is why lok adalats genuinely have what is called civil jurisdiction and limited criminal jurisdiction, to the point that you will only look at cases which are compoundable in nature. अब मर्डर का केस लोक अदालत में नहीं चलेगा, सीधी सिंपल बात है. ग्राम न्यायालय on the other hand have full civil and criminal jurisdiction to the laws that are applicable. That's besides the point. The point is, if you're a part of the formal legal system, like the tribunals are, like the gram nyayalayas are, like the family courts are, like the fast track courts are, like the electoral courts are, like the anti-corruption courts can be, you know, like the anti-terror courts can be, any of these, like the PMLA courts can be, whatever it is. As long as you're within the formal legal framework, डिसीजन आने के बाद दोनों में से एक तो अपील करके जाएगी ना. And while the appellate system is such that you require a certificate of fitness from the lower court, this largely applies to the high courts. And if that doesn't work, then you always have the aspect of an SLP, where the Supreme Court under Article 136 has the power to hear any petition from any lower court, which includes a tribunal. So if it is supposed to be fast and specialized, but if almost every decision given by a tribunal in the country is appealed, then it takes the whole essence of it all away. The finality of the order is not as existential as it is for, you know, lok adalats, as we would call it to be. And then there is multiplicity and overlap. अब टैक्स की 3-4 ट्राइब्यूनल है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स और लेबर डिस्प्यूट्स के आप ट्राइब्यूनल बनाने वाले अलग अलग, तो कहीं ना कहीं तो ओवरलैप होगा ना. कॉर्पोरेट लॉ ट्राइब्यूनल अलग है, एनसीएलटी अलग है. सो देर आर गोइंग टू ऑलवेज बी कि ये केस यहां लगना चाहिए या वहां लगना चाहिए. And then one of the parties will always have the opportunity to say that there is a jurisdictional error. And if this is a jurisdictional error, then the case should be heard in the appropriate tribunal. And then you have the issue of short tenures and reappointments, which is a staffing issue. You don't run a judicial organization just by the people who are judging. You would be running a judicial organization. It takes a village to run a judicial organization, so to speak. You will require technical staff, you will require support staff, you will require, registrar equivalent staff, administrative staff, security staff, technological staff, given the fact that we're getting into the holy judiciary route. So therefore, 1, we are understaffed. 2, we don't have specialized training. And 3, the tenures are so short. And there's such frequent changes in the leadership or the judicial members or the technical members that the cases don't get to see a finite length of their tenure. अब अगर केस में जज बदलेगा तो नया जज दोबारा से सुनेगा ना. अब in our full formal ecosystem in our criminal law jurisdiction, अब थोड़े से रिफॉर्म्स आ गए हैं कि कुछ सेंसिटिव मैटर्स हैं और जज का ट्रांसफर हो रहा है, तो पहले वो केसेस निपटा के जाएंगे so that there is some sync. At the end of the day, the person who is stuck in a criminal case gets affected, which is why it becomes very, very important. ठीक है. अब ऐसे तो बहुत सारी judgments हैं and I'd love to get into the details of it, but what I've done is I've given you the 3 most important judgments. इसके ऊपर की जो है मैं और बता दूंगा आपको. First is L. Chandra Kumar versus Union of India 1997. It has established that decisions of the tribunals are subject to judicial review by high courts under Articles 226 and 227. Now, what does this mean? This very specifically means that under all circumstances, some decision given by a tribunal would be reviewed or can be appealed in some constitutional court to some extent. Which is why it becomes very, very complicated to begin with. Then the whole idea of a limited time frame goes for a toss. Though very important, because then that on one hand is costing you time, but on the other hand, it is securing greater independence of judiciary. So time and efficiency versus independence of judiciary also becomes a very nice and very interesting ethical dilemma. 2. The Madras Bar Association versus Union of India 2021. The Supreme Court had struck down the provisions of the Tribunal Reforms Ordinance 2021 relating to service conditions. What had basically happened was retirement age, qualifications, all of those were made by the government in such a way which seemed a little
disfavoring judicial members and positively favoring executive members. So the court struck it down and saying that at the end of the day, you're a judicial body. Even if you're a quasi-judicial body, you are a judicial body of some sort. You're a judicial first body. हम कहते हैं ना mobile first, digital first. So you're a judicial first body. Then you are specialized, so we will require, expertise members to come and help and, take the baton forward. But at the end of the day, you are a judicial body. Third is Municipal Corporation of Greater Bombay versus Ankita Sinha 2021. In this case, now given you a specialized judgment, has recognized the suo motu powers of the NGT. Now this is very big, because if the NGT has suo motu powers, then do the other tribunals also? Because then can the law be interpreted as such? See, what basically happened was, it all started in 1976. Then in 2010, the Supreme Court clarified that under Article 323, you can make as many tribunals as you want. The list is not exhaustive कि 323B में ही जो लिखा है उसी पर tribunal बनेंगे. And then tribunals have been created, consequently, as subordinate or parallel to high courts. Now, what has happened is, in the last 80, almost 80 years, the tribunal system has developed as a parallel to the traditional court system. In fact, the income tax tribunal, as I was telling you, was set up, I think, way back in 1941, 1960, 1941, I stand correct. And then you had the central administrative tribunals and all of these set up in the 1980s. तो उसके बाद से there has always been a conflict. If you look at the earlier judgments and as you recall them to be, there's आपने एक landmark judgment सुना होगा SP Sampath वाला. So in SP Sampath versus Union of India, the court said it is constitutionally valid. This is a 1986 case. This is SP Sampath. इसलिए इसको भी हम judicial review में कई बार quote करते हैं. In SP Sampath in 1986, the court said it is constitutionally valid for the parliament to create an alternate system to the high courts. Perfectly okay. आप हाई कोर्ट की पावर कम नहीं कर रहे हो, आप हाई कोर्ट की पावर डाइवर्सिफाई करो. बाद में आप सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हो ना. एंड आप अगर पैरेलल इंस्टीट्यूशन हाई कोर्ट के बना रहे हो ओवर जुरिस्डिक्शन ओवर सर्टेन मैटर्स, बस इतना ध्यान रखना है कि वो जो पैरेलल बॉडी बनाई है दैट हैज टू हैव द सेम एफिकेसी एज दैट ऑफ द हाई कोर्ट. फिर उसमें उन्होंने अपॉइंटमेंट्स के बारे में भी बताया कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट चीफ जस्टिस से पूछ के करे, या फिर एक हाई पावर्ड कमिटी होनी चाहिए. कुछ कुछ जजमेंट्स में, जैसे एक रॉजर मैथ्यू का जजमेंट है 2019 का, उसमें तो कहा है कि आपके पास एक इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल कमीशन होनी चाहिए. सो देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ टू एंड फ्रो. It all starts with SP Sampath, then L. Chandra Kumar 1997, then R. Gandhi versus Union of India 2010. Then you have Madras Bar Association for 2014. Then you have Roger Matthews 2019. Then you again have another case of Madras Bar Association 2020. And then you have the Madras Bar Association case in 2021. तो कहानी इतनी लंबी और आज भी पेंडिंग चल रही है. खैर, फाउंडेशन में ऑफ कोर्स वी कवर द होल जर्नी. मेंस में बस हमको एक टारगेटेड 2-3 चीजें उठा के चलनी है. इनफैक्ट द मद्रास बार एसोसिएशन केस ऑफ 2020, दैट इज वेयर द कोर्ट हैज रिकमेंडेड हैविंग एन इंडिपेंडेंट ट्राइब्यूनल्स कमीशन एज वेल. अब इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ प्राइमरी डेटा होना चाहिए. This data is from a parliamentary standing committee, and the last time we did a survey as massive as this was in 2021. As of 15th March 2021, the Central Government Industrial Tribunal cum Labour Courts had 7,000 cases. As of February 2021, the Armed Forces Tribunals had almost 19,000 cases. As of January 2018, the Income Tax Appellate Tribunal had almost 92,000 cases. So clearly the pendency problem does not seem to work. And a lot of times what has happened is the constitutional standing of tribunals has been questioned. कि भाई क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आप कम करके एक ऑर्डिनरी लॉ से एक पैरेलल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बना सकते हैं क्या? ऑलमोस्ट बाईपासिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, राइट? तो कोर्ट ने यही कहा कि नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज द एफिकेसी रिमेन्स द सेम.
और क्या आपने अपने ट्राइब्यूनल्स को उस तरह की फंक्शनल इंडिपेंडेंस भी दी है कि नहीं? एंड द आंसर इज क्लियरली नो. सुप्रीम कोर्ट जब आई थिंक इन 2014 when they were reviewing the National Tax Tribunal Act of 2005, उसमें they saw that there were enough intersections and interferences of the executive. तो आप मेंबर्स को सेलेक्ट कैसे कर रहे हो? आपका ट्राइब्यूनल का कॉम्पोजिशन क्या है? कोई मेंबर कितने टर्म तक ऑफिस में है? और ट्राइब्यूनल्स का एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में है? ये सारी की सारी चीजें एट द एंड ऑफ द डे मैटर तो करेंगी ना. ट्राइब्यूनल के साथ दो ही प्रॉब्लम है. आर यू इंडिपेंडेंट इनफ एंड आर यू फास्ट एंड फ्यूरियस इनफ? एंड देयरफॉर टू सॉल्व दीज थिंग्स देयर आर सम बेसिक सॉल्यूशंस. एंड बिफोर आई कम टू दोस, मेरे को एक वर्ल्ड बैंक का बहुत बढ़िया रिसर्च पेपर मिला था where the World Bank has given some best practices to set up specialization tribunals, which I thought we can quote as a part of our solutions. The first is data driven specialization. आप ट्राइब्यूनल की स्पेशलाइजेशन को एक्चुअल नीड्स पे मैप करो, पॉलिटिकल प्रेशर पे नहीं, एक्सटर्नल प्रेशर पे नहीं कि क्या अरे बहुत जल्दी अभी करना है. दूसरा, यू कैन स्ट्रीमलाइन योर प्रोसेसेस अ बिट. यू कैन स्टैंडर्डाइज ऑल ट्राइब्यूनल्स. You can simplify the process of filing, counter filing, additional documentation. 3, try and provide as much as technological support as you can, because these are anyways complex laws. They will be technology friendly. 4th, when you are choosing the people who are going to be serving in these tribunals, you should choose people certainly with a specialized framework. अब तो खैर वो नहीं है, but पहले एक AIBFR टाइप हमारे पास सारफरेजी के अंदर रिकंस्ट्रक्शन, बैंकिंग रिकंस्ट्रक्शन ट्राइब्यूनल्स हुआ करते थे. सो when we appeared in those forums, you've generally seen that the bureaucracy, one of the bureaucratic members, very sharp, no doubt, but do they have specialized knowledge over the subjects? No. 2 generalists is not going to cut it. The judge is a generalist anyway, like a judicial generalist. 4th, you should always monitor the 5th, you should always monitor their performances as clearly as possible. आप कोलिजियम में कह रहे हो कि हम जजेस को रिक्रूट करने के लिए एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स रखना चाहते हैं, तो हमें यहां पे भी रखना चाहिए. At the same time, people need to be aware that there are tribunals that you can go through, and therefore you should not be fearing the judicial discourse as it is. And at the end of the day, the answer lies in an alternate dispute resolution. If you can get pre-mediation before you come to a tribunal, you can further escalate the time that is taken and further de-escalate the time that is taken. The solutions kya hai? We must strengthen independence. We should have uniform procedures. We should have adequate resources. We should build capacity. We must integrate technology. We must have some fair degree of judicial oversight, and we must consolidate accordingly. और conclusion में दिया है, अर्ज किया है, tribunals were created to deliver swift and specialized justice, but when they start mimicking courts, something similar to what you saw in arbitration, in delay and dependence, they lose their very purpose. So without true autonomy and reform, tribunals risk becoming just another clogged cog in the judicial machinery. तो ये मेरा ट्राइब्यूनल का ढांचा हो गया. अब इस ढांचे में we should be able to answer a specialized question which is NGT. तब वो मेंस में पूछ भी ले, फॉर एग्जाम्पल वो मेंस में पूछ भी ले कि डू यू थिंक ट्राइब्यूनल्स शुड हैव द सेम जुरिसडिक्शन एज ऑर्डिनरी कोर्ट्स? द आंसर इज इफ दे आर एज दे हैव द सेम एफिकेसी और नॉट. खैर, नाउ वी मूव टू द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. क्यों है न्यूज में, मैंने आपको बताया. अब नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में कुछ पिछले 1 साल में बहुत स्पेसिफिक चीजें हुई हैं जो मैंने ट्रैकर में एनवायरनमेंट एनजीटी टैग करके फिल्टर करके निकाली है. तो करंट अफेयर्स में थोड़ा सा इसको और स्पेशलाइज्ड कर दिया है. देयर आर 3-4 थिंग्स दैट द एनजीटी हैज बीन इन द न्यूज फॉर. फर्स्ट इज, इन द केस ऑफ सिलिका माइनिंग, the NGT has asked the Central Pollution Control Board to make pan-India guidelines. 2, जो ये गाजीपुर लैंडफिल है
बहुत पास ही में जहाँ पूरा कचरा जाता है एनसीआर का, उस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की गाइडलाइंस है। तीसरा, रैट होल माइनिंग बैन करने के बाद भी ये हो कैसी रही है, एंड देयर हैव बीन इश्यूज ऑफ डेथ्स। द एनजीटी हैज आल्सो वेरी क्लियरली इशूड गाइडलाइंस कि भाई आपकी कुछ जो पोल्यूशन के जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्ट्स आपको भर देनी चाहिए। 46% ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल पोस्ट्स आर वेकेंट, एंड एनजीटी ने प्रॉपर डेडलाइन दी थी कि इसको आप निपटाइए, ये नहीं हुआ है। सो करंट अफेयर्स। द सेकेंड इज a legal introduction that NGT was established under the NGT Act. अब आगे बढ़ते हैं। NGT का रैशनल क्या है, क्यों बना के लाए? वही ट्राइब्यूनल का रैशनल थोड़ा सा हमने उसको वो कर दिया है, हमने उसको थोड़ा सा स्पेशलाइज कर दिया है। ठीक है, तो सुनते हैं क्या है। फर्स्ट, हमने एनजीटी इसलिए बनाया क्योंकि हमको एक्सपेडिशियसली एनवायरमेंटल केसेस डिस्पोज करने हैं। क्यों? क्योंकि इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इन टर्म्स ऑफ द इंपैक्ट। दूसरा, जितना आप डीले करोगे उतना एनवायरमेंटल डैमेज और होगा, तो एनवायरमेंटल केसेस में इमीडिएट एक्शन लेना बहुत जरूरी है, बिकॉज द कॉन्सिक्वेंसेज अदरवाइज आर डेडली। अब सही क्या है गलत क्या है, सबसे पहले तो इंश्योर करो ना कि गंगा यमुना के किनारे कोई जबरदस्ती के फेस्टिवल ना हो जिसमें लोग आके वहीं खाएं पिएं और जो भी अपना कर रहे हैं वो करें। बैक इन द डे द एनजीटी हैड blasted a spiritual organization in the country. They had organized a world cultural festival or something next to the Yamuna bank, if I remember correctly, and they left it in shambles. So immediate action की पहले ये सब बंद कराओ, फिर बाद में देखेंगे सही है क्या गलत है। Environment always comes with a ticking time bomb. Then to get into the nuances of environmental law is a different story altogether. So to understand why environmental law is so sensitive is because there's urgency, there's a short term and there's a long term impact, and then there are larger nuances that also have to be deciphered. Now, second, expertise. Taking it from the same line of argument, ये क्यों जरूरी है? इन्वायरमेंटल लॉ, जैसे हम कई बार कहते हैं ना कि पब्लिक हेल्थ, भी मैं आपको सोशल जस्टिस में कराऊंगा, पब्लिक हेल्थ इज नॉट जस्ट अबाउट कि हाँ भाई दवाई दे दो, अच्छा भाई सस्ती दवाई होनी चाहिए, सबको पहुंच जानी चाहिए, जल्दी पहुंच जानी चाहिए। Public health is also having an economic angle to it, a statistical angle to it, a mathematical angle to it, a legal angle to it. That is why today universities all across the world, like the Hopkins Institute of Public Health, the Harvard, I think T and Chan Institute of Public Health, Harvard, and all of these cases, they have Masters of Public Health, Global Health, Health Epidemiology, Health and Population, Health and Pandemics. Why do you have such specializations? Because these are very nuanced aspects. So environment may be, there is a legal aspect, there's an economic aspect, there's a social aspect, there's a cultural aspect, there's a scientific aspect. अब for example, आपने दिल्ली में कहा 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ी और 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ी दिल्ली में नहीं चली. There has to be some scientific basis for it. Now, is every car made by every brand not worth even 10-15 years? Because every time you buy a new car, there's a cost that you incur. And then there are, carbon footprints that you're going to also take. So what is the scientific rationale? आपने कहा फायर क्रैकर्स बैन करने चाहिए, कुछ तो रीजन से सोच के किया होगा. So there has to be a confluence of science, environment, economics, law, socio-cultural affairs, all amalgamating into environment, which is why it's a very, very technical branch of law in that aspect. Third, these require constant and immediate attention, so you would have to take it away from the ordinary court system. And therefore, you would want to reduce the judicial burden. Fourth, अब क्योंकि environment इतना multidimensional है,
You would want to bring in experts, you would want to bring in social scientists, you would want to bring in environmentalists, marine biologists. The list is endless. And fifthly, you have to very strictly enforce environmental law. Whether it is your pollution laws or your landfill laws or your environmental impact assessment compliances, the whole 9 yards. And NGT has done some pretty extraordinary work in their times. So just to give you some context, these are the aspects that the NGT has been up to. For example, in Betty Alvarez versus the state of Goa and others, it recognized the rights of non-citizens to file environmental cases, saying that environmental justice is universal. अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में कोई फॉरेनर आए थे, उनसे हमारे देश की पोल्यूशन ही नहीं सहा गया. In Almira Patel versus Union of India, the NGT directed the states to implement the solid waste management rules properly. हमारे अभी भी हॉस्पिटल्स में जो वेस्ट सेग्रीगेशन है, यू वुड हैव सीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ डस्टबिन्स, दे हार्डली फॉलोड इन प्रैक्टिस. इन श्रीनगर बंद आपदा समिति वर्सेस हाइड्रो पावर, कंपनीज आर लाइबल फॉर द नो फॉल्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल वाइकेरियसली. इन समित मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दे अप्लाइड द पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल. ये सारे प्रिंसिपल्स सुप्रीम कोर्ट के बनाए हुए हैं. एमसी मेहता में, वेलोर सिटीजन फोरम में, देहरादून क्वारिंग में, 10 जगह में. It is the NGT which is then adapting these principles to real life problems. एक सेव मॉन रीजन फ्रीडम का केस है यूनियन ऑफ इंडिया का. दे हैव सस्पेंडेड क्लियरेंस फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ताकि एंडेंजर्ड स्पीसीज वहां से उठ के उनको डिसलोकेट ना करना पड़े. आपने ओल्ड डीजल व्हीकल्स बैन करी हैं, आपने छत्तीसगढ़ की कोल क्लियरेंसेज ब्लॉक करे हैं, आपने इको सेंसिटिव एरियाज जैसे सुंदरबंस हैं, वेरी फेमस फॉर टाइगर्स, वहां पे आपने कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट थोड़ा सा रोका है. The NGT has been fairly active in its own right, ऐसा नहीं है, but it still has its own shares of issues and it has its own shares of solutions. तो NGT की issues क्या है, उन्हीं को हमने थोड़ा सा और जो हमारे ट्राइब्यूनल्स के जेनेरिक इश्यूज हैं, उसी को हमने थोड़ा सा और हाइपर फोकस किया. हाइपर फोकस कैसे किया? ऐसे. रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स, jurisdictional limitation, ये स्पेशल है. NGT is supposed to look at all environmental laws, लेकिन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, क्या NGT इन लॉज से रिलेटेड केसेस को फुली सुन सकता है? द आंसर इज नो. देन देयर आर सर्टेन एनफोर्समेंट गैप्स. NGT की ऑर्डर इंप्लीमेंट ही नहीं हो रहा है. तो डज NGT लाइक द हाई कोर्ट ऑल्सो हैव पावर्स ऑफ कंटेम्प्ट, बिकॉज दिस वुड अमाउंट टू इट. वी डोंट हैव क्लैरिटी ऑन इट. देयर इज लैक ऑफ जुडिशियल ओवरसाइट. अब because you have delegated judicial work, a lot of times NGT will set up expert committees, fact-finding committees, commissions to look into environmental issues. उसको आप कितने अच्छे से सुपरवाइज कर पा रहे हो और आपके पास कितनी रिसोर्सेज हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए, that is another issue that we deal with on a daily basis. That is another problem that we deal with on a daily basis. Then there are also issues of credibility and transparency back in the day. आप अपने हिसाब से बता रहे हो, आर यू ट्रूली रिलाइंग ऑन साइंटिफिक एविडेंस? जो मैं आपको, फॉर एग्जांपल योर जर्मन कार्स, वेदर इट्स अ वोक्सवैगन और अ स्कोडा और एनी ऑफ दीज फैंसी जर्मन ब्रांड्स और अ वोल्वो और एनी ऑफ दीज कार्स, क्या ये 15 साल चलने लायक नहीं है? क्या इनका एमिशन इतना खराब है? सो देन द क्वेश्चन बिकम्स, आप ये इसलिए तो नहीं कर रहे ताकि लॉबी बनी रहे और लोग गाड़ियां खरीदते रहे. So there has to always be a sort of a trust, because environment affects the lives of everyday people. And then there have also been issues कि आप अपनी हदें पार कर रहे हैं. There have been issues of overreach. So suo motu powers, which the court also has recognized in 2021, then you are as good as a high court, if not better. Just a specialized, more surgical version of it. तो हमारे solutions क्या है? हमारे solutions है कि फंडिंग बढ़ाओ, jurisdiction ठीक करो, कुछ enforcement के लिए mechanism लाओ, judicial oversight. There should be maybe a high court supervision if the high court is responsible for subordinate courts. अगर high court equivalent है तो ठीक है, the Supreme Court can look into it.
build their capacity with infrastructure, funding, and etc. Do you train people in environmental jurisprudence globally? Are you in line with let us say what environmental principles courts all across the world are using? And be very transparent with what you're doing. And like a specialized court, please integrate transparency as possible. And then the concluding line is, I think I've used something called a green guardian. So the idea is, the National Green Tribunal was born to be a green guardian, not a powerless observer. So unless its orders are enforced and its autonomy protected, environmental justice in India will remain more in promise than it will be in practice. तो ये हमारी बेसिक कहानी है. So this takes care of our tribunals. Now from here we will move to rock bottom, which is Gram Nyayalay, and understand what it is and how does it work. So your MCN number 35, where we're looking at Gram Nyayalay. So we'll just start in 2 minutes. I'll just refresh the batteries. So continuing with ग्राम न्यायालय. देखो ग्राम न्यायालय बेसिकली है क्या? तो बेसिकली क्रिएट द लोएस्ट लेवल ऑफ जुडिशरी. आप कोर्ट तक नहीं आ सकते तो कोर्ट आपके पास आएगा. दैट इज द बेसिक प्रेमिस ऑफ इट. ठीक है. तो ग्राम न्यायालय में मैंने इंट्रोडक्शन क्या दिया है कि ग्राम न्यायालय आर विलेज लेवल कोर्ट्स एस्टैब्लिश्ड अंडर द न्यायालय एक्ट ऑफ 2008 to provide affordable, accessible and speedy justice to citizens in rural areas at their doorstep. क्या खास बात है ये कि एक प्रॉपर जुडिशियल ऑफिसर, न्याय अधिकारी, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास एटलीस्ट के लेवल का, ये मोबाइल कोर्ट्स होंगी, लोकल जुरिस्डिक्शन होगा, सिविल एंड क्रिमिनल बोथ. इसको एडवर्सेरियल ना करके पहले वहीं सुलटाने की कोशिश करेंगे. नॉट बाउंड बाय स्ट्रिक्ट प्रोसीजर, लोकल लैंग्वेज में हो सकता है. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक अपील है और अब तो खैर अंडर 226 एंड 32 आप हायर कोर्ट्स तक भी जा सकते हैं, बट थोड़ी सी लिमिटेड है. एंड द होल प्रोसेस इज वेरी वेरी अफोर्डेबल. ठीक है. एक डेडिकेटेड आपने अफसर बना रखा है. इसका फ्रेमवर्क क्या है? इसका फ्रेमवर्क ये है, स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने हाई कोर्ट्स के साथ कंसल्ट करके हर, ये मतलब बनते, मतलब नाम ग्राम न्यायालय है लेकिन ये जनरली बनते ब्लॉक लेवल पर है या मंडल लेवल पर है. तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है? स्टेट गवर्नमेंट्स इन कंसल्टेशन विद रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स एस्टैब्लिश ग्राम न्यायालय फॉर एवरी इंटरमीडिएट पंचायत और फॉर अ ग्रुप ऑफ कंटिन्यूअस पंचायत्स. इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिनको ग्राम न्यायाधिकारी कहते हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है एंड जनरली इज ऑफ जिसको हम बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इस रैंक के अफसर होते इनके पास बहुत सिविल एंड क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन है और स्पेसिफिकली फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल में लॉज भी बता रखे हैं. आई थिंक फॉर एग्जांपल डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, वो भी इनके केसेस भी यहाँ तक आते हैं. और प्रॉब्लम ये है कि इतने सेंसिटिव केसेस के लिए भी अगर आप इतने ग्रास रूट लेवल पे करेंगे तो लोकल इन्फ्लुएंस होगा, पुलिस भी इंटरफेयर करेगी. खैर, सो property disputes, labor disputes, criminal jurisdiction which are up to about 2 years of imprisonment. And then the procedure that they generally follow is supposed to be fairly simplified. They're not bound by the Indian Evidence Act, जिसको आज हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, and also at the same time they are bound by or guided by the larger principles of natural justice, कि rule against bias, rule for a fair trial and so on and so forth. और कोशिश करिए जितना हो सके आप एक कंसिलिएटरी अप्रोच रखो. तो टेक्निकली जो एडीआर के प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे उनको आप ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, एंड अगर अपील करना चाहते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक जाएगा, एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरीली अंडर 32 to 26 आप हायर कोर्ट्स में भी जा सकते हैं. अब इसका डेटा निकालना बहुत मुश्किल था. सो फाइनली व्हाट आई वाज एबल टू डू वाज आई वाज एबल टू एक्सट्रैक्ट आंसर्स गिवन बाय द लॉ मिनिस्टर टू अ पार्लियामेंट्री क्वेश्चन वेयर एज ऑफ टुडे there are 331 operational gram nyayalayas and 488 which are notified.
आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना जैसे बड़ी बड़ी स्टेट्स में एक भी ग्राम न्यायालय ऑपरेशनल नहीं है। इसका आपको एक डैशबोर्ड भी मिल जाएगा, आप सर्च करके देख सकते हैं। और जितने 2000 के बाद से हमें 4.5 लाख के आसपास केसेस मिले हैं, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 3 लाख के आसपास केसेस हम डिस्पोज कर चुके हैं। अब हमारे पास ग्राम न्यायालय को लेके इश्यूज क्या हैं? इश्यूज ये हैं कि भाई केसेस ही नहीं पहुंचते, सो देयर इज अ लेसर नंबर ऑफ केसेस दैट कम देयर। टू, उनको आप टाइमली रिजॉल्व नहीं कर पाते। तीसरा, जूरिसडिक्शन, आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मोबाइल कोर्ट है, तो वो मोबाइल कोर्ट सेटअप करने के लिए आपको लोकल स्टेट का या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट नहीं मिलता। दूसरा, आप जो वो इंफ्रास्ट्रक्चरली जो आपको एक प्रॉपर स्टेनो चाहिए, आपको एटलीस्ट कुछ सपोर्ट स्टाफ चाहिए, वो आपको मिल नहीं पाता। आप किन किन चीजों पे काम कर सकते हैं, जूरिसडिक्शनली स्टेट लॉज इंटरफेयर करते हैं तो उस पर क्लैरिटी नहीं मिल पाती। और बहुत सारे लोकेशंस हैं जो इनएक्सेसिबल है, रिमोट ऑफ द रिमोट, तो आप कैसे करेंगे? बहुत लोगों को तो लगता है कि भाई ये स्कैम ही चल रहा है, ये पता नहीं है भी कि नहीं, ये सच मानेंगे भी कि नहीं मानेंगे, तो वैल्यू नहीं होती। और इन्फोर्स कराने के लिए कि भाई अच्छा, ये एविडेंस को हम मानते हैं, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, प्रोसीजरली शॉर्टकमिंग्स है। और बहुत सारे स्टेट्स कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमारे अपने लोक अदालत हम लगा रहे हैं, हमारे लोकल कोर्ट्स बढ़िया चल रहे हैं, एंड यू आर नॉट एबल टू डिस्पर्स फंडिंग्स। आई थिंक अबाउट 800 लाख करोड़ is the budget that is what has been spent on ग्राम न्यायालय up until now। इसके 3 मुझे बहुत अच्छे ग्लोबल प्रैक्टिसेस मिले। पहला ये कि जैसे रवांडा में दे कॉल्ड गाका कोर्ट्स, यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का बहुत बड़ा रोल है। अब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैन गो अग्रेसिव एंड कैन बिकम अ खाप पंचायत। 2, यूनाइटेड किंगडम and Canada have extraordinary small minor courts that they set up in their local county divisions। इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका में भी सिमिलर प्रैक्टिसेस हैं। अब इसका एक 2021 का एक ईपीडब्ल्यू का एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, आई ट्राई टू अपलोड दैट आर्टिकल ऑल्सो, जिसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छे से कवर करी हैं। नंदलेस उससे मैंने कुछ सोल्यूशंस एक्सट्रैक्ट करे हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पहला, इंस्टेड ऑफ टेकिंग जजेस फ्रॉम द रेगुलर जुडिशियल कार्डर, आप एक सेपरेट जुडिशियल सर्विस, एक सब जुडिशियल सर्विस ग्राम अधिकारी की बनाओ। दूसरा, लैंग्वेजेस शुड ऑलवेज बी लोकल, और जो बचा कुचा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है उसको भी आप ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। तीसरा, जितना हो सके लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम्स करिए। चौथा, माना कि मोबाइल है तो कम से कम जैसे ग्राम सभा की एक पंचायत ऑफिस हो सकता है, एक अगर सरपंच साहब की बिल्डिंग हो सकती है, तो उसमें एक छोटा सा कमरा ग्राम कोर्ट के लिए भी बना के रख सकते हैं। बहुत क्लियर जुरिस्डिक्शनल लाइंस होनी चाहिए कि अच्छा, ये लॉ है, इस लॉ के अंडर ये वाला केस इतने पनिशमेंट तक, इतने फाइन तक, इतने कॉम्पनसेशन तक हम सुन सकते हैं। और स्टेट्स को इंसेंटिवाइज करना चाहिए कि अगर आप अपने ग्राम न्यायालय को सपोर्ट करेंगे तो हम आपको भी इंसेंटिवाइज करेंगे। जैसे हम पंचायती राज में करते हैं कि अगर उन्होंने अपने सब्जेक्ट्स डिवॉल्व करे हैं तो पंचायती सेंट्रल स्कीम्स में आपको ज़्यादा शेयर मिलेगा। एंड इट हैज़ टू बी वेरी केयरफुली मॉनिटर्ड कि हैज इज दिस रियली वर्किंग, इज दिस रियली हेल्पिंग इन द वे दैट वी वुड वांट इट टू वर्क। तो सारी कहानी यही है। सी, इक्वालिटी एंड जस्टिस आर indisputably the two aspects of what a modern democratic constitution adhering India should be। और ग्राम न्यायालय आर नॉट द फर्स्ट लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट, पहले इसको हम न्याय पंचायत कहते थे, फिर लोक अदालत इज अ डिफरेंट फॉर्म, तो ये सारी चीजें रही हैं। मैं मानता हूं कि प्रोसीजरल कंप्लायंस की जरूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो रही है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम नेचर ऑफ ऑफेंसेस की बात करते हैं, अब शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम, जिसको हम कहते हैं मिनिमम वेजेस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट जो अनटचेबिलिटी का है, बॉन्डेड लेबर, डोमेस्टिक वायलेंस, नॉट डाउरी प्रोहिबिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, ये सारे के सारे केसेस आप सुन सकते हैं। एंड आप देखेंगे मोस्टली ये जितने लॉज हैं ये ज़्यादातर इम्पोवरिश्ड लोगों को अफेक्ट करते हैं। दीज आर सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशंस, ये सब ग्राम न्यायालय के स्कोप में आते हैं। तो अब इतने सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशंस को कभी कभी प्रोसीजर ना होना भी गलत बात है, कभी कभी वो भी डिसएडवांटेज हो जाता है।
एक लाइन में हम लिख देते हैं डिसेंट्रलाइजेशन बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, बट समटाइम्स फॉर एग्जांपल इन नेशनल सिक्योरिटी डिसेंट्रलाइजेशन इज अ वेरी वेरी गुड वे एंड वेरी वेरी गुड एक्सरसाइज। तो कहीं ना कहीं चीजें प्रॉब्लमेटिक तो रही हैं। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें से कुछ क्रिमिनल लेजिस्लेशन है, हमारे पास प्री बार्गेनिंग होता है। अब सोचो, प्ली बार्गेनिंग का मतलब है कि आपने जज को बोला कि हाँ मैंने किया है लेकिन मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सख्त सजा कम देना। यहाँ जिस ग्राम अधिकारी को बता रहे हो वही आपका जज है, तो वो बायस नहीं हो जाएगा। तो इन तरह की जो लोकल प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व नहीं हुई। यहाँ पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब पुलिस should act as a facilitator and should promote the idea of it. Generally, the police is very impartial on ground. So you have to solve these problems before you make Gram Nyalay, you know, the order of the day. And that is what the conclusion reflects. तो मैंने कंक्लूजन में आपको 2 लाइन बहुत क्लियरली इसलिए लिख के दी है, ये लिख के दी है कि ग्राम न्यायालयs were meant to bring justice to the doorstep. But without proper funding, staffing, and awareness, they remain courts in name and not in reach. So this, to the best of my understanding and my satisfaction, covers what is relevant for judiciary. Nalsa, just to be on the safer side, मैं CCN के notes में मेरे पहले से है, I'll release a supplementary note also for it. But मेरे हिसाब से अगर आएगा judiciary में question तो इतने ही तामझाम से आएगा. We'll move to separation of powers and federalism thereafter. See you and let's pace up. Thank you.